बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 आज हम करेंगे फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स यानी यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। आपने अगर ध्यान से समझे, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपके लिए हर न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो नया सिलेबस यानी कि जो ये वाली बुक है ना, आपने ये वाली बुक ही लेनी है। और इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो पुरानी बुक से काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे टॉपिक्स वही हैं लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल देखा जाए तो आप अपनी बुक्स को ओपन करें और देखें, और यही बुक होनी चाहिए आपका। यही सिलेबस है, KPK वाला सिलेबस होगा। और चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल से मैं पढ़ती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी और साथ साथ हम सोल्व भी करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने पहली दफ़ा मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा हुआ है, अ सर्कुलर पिज़्ज़ा कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज टेकन आउट, estimate the degree measures on the single piece of pizza and convert the measurements into radius। इन्होंने कहा है कि एक पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा कितना होता है, सर्कल होता है एक पिज़्ज़ा। ये देखें, आपने याद रखना है कि सर्कल में पिज़्ज़ा होता है। आपको पता है ना कि सर्कल में होता है पिज़्ज़ा। और साथ में इसके इन्होंने कहा 3 पीसेज हैं, यूँ करके यूँ करके। अब ये देखिए 3 पीसेज बन गए हैं और तीनों पीसेज जो से है ना, 3 पीसेज बनाने हैं उनके। और यहाँ से अगर यूँ किया जाए 1 2 और ये जो सा ये 3 हो गया, ये 3 पीसेस हो गए। अगर इसका एक पीस निकाल दिया जाए, ये वाला जो हिस्सा है निकाल दिया जाए, ये बाहर अलग से रख दिया जाए यूँ करके, तो फिर क्या होगा। तो अब ये जो पीस है ना, हमने अलग रख दिया, बाहर रिमूव कर दिया इसको अंदर से। अब हमने डिग्री फाइंड करनी है। तो ये जो है ना बहुत ही इजी सा, पहला न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है और जो सेकंड और थर्ड है ना वो आप इसमें सेम न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो फर्स्ट है ना उसमें पहले हम डाटा लिख लेते हैं। इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि हमने एक पिज़्ज़ा का जो पीस है ना उसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है, उसकी डिग्री फाइंड करनी है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा पिज़्ज़ा का उसकी भी हमने रेडियस फाइंड करना है। तो चलें डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमें डाटा में क्या लिखना है, डाटा में हमें लिखना है कि आप देखिए कितने पीसेस थे पिज़्ज़ा के। पिज़्ज़ा हैज़ 3 इक्वल पीसेस। ये मैं रेज कर रही हूँ यहाँ से। बस ये आपने याद रखना है कि इक्वल पीसेस हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। और अगर एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, अगर 3 हिस्से किए जाएँ इसके तो 120 डिग्री के होंगे। अगर आप 120 डिग्री को 3 दफ़ा इस तरीके से लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 360 डिग्री का बन गया ना, 360 डिग्री का बन गया। इसलिए 360 डिग्री हमारा टोटल होगा और इसका जो हाफ है, मतलब इनके 3 पीसेस किया जाए तो एक पीस का होगा 120 डिग्री। तो ये जो दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ से मैं ये रेज कर देती हूँ, फिलहाल इनका कोई काम नहीं है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, इनका मेन काम है। ये जो 2 जो हैं डिग्रीज, इनका आपने इनको ये फुल सर्कल किया है यानी, और ये दूसरी है 1/3 हिस्से किया, एक हिस्से किया। तो इक्वल पार्ट्स। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है ये भी हमने लिखना है। पहले आप समझ लें फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने लिख दिया है 1 सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा मेजरमेंट्स इन रेडियन। इसके भी रेडियन फाइंड करना है, 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा का, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा का भी रेडियन फाइंड करना है। तो चलें बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि 1 रेवोल्यूशन। अब 1 रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए, एक सर्कल के एक रेवोल्यूशन की, तो क्या होगा, 1 रेवोल्यूशन को इस तरीके से लिखा जाता है, 1 के ऊपर डिग्री डाल दी जाती है तो ये 1 रेवोल्यूशन बन जाता है। और 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180। पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू है 3.14 इसकी वैल्यू है। और ये जहाँ पे हम लोग रेडियन लिख देते हैं। अब इसके बाद कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ पे जो एक पिज़्ज़ा है ना वो कितने में से लिया गया है, टोटल कितने पीसेस थे, उनमें से एक पीस ऑफ पिज़्ज़ा के देखना है हमने। तो हमने यहाँ पे लिख देना है कंडीशन के मुताबिक अगर देखा जाए 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा
एक पीस जो पिज़्ज़ा का है ना वो कितने में से है, एक पीस जो टोटल 3 पीसेस थे उसमें से एक पीस लिया है। और एक सर्कल कितने के इक्वल होता है, क्योंकि पिज़्ज़ा की बात की जाए तो पिज़्ज़ा सर्कल होता है, और सर्कल में एक सर्कल जो होता है ना 360 डिग्री का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 360 डिग्री का। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 1 ज़ा 3 और 3 कितने ज़ार 360 होता है, तो 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे लिख देते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़ लिख देंगे। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़, ये 3 1 20 ज़ा 360 आ जाता है। अब फार्मूले को अप्लाई करना है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि बाय यूजिंग फार्मूला 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 और फिर रेडियन। ये जो फार्मूला है ना इसी को हमने यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इधर आगे हम लिख लेते हैं। अब 120 जो सा वो ये वाला है, 120 को हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई बाय ये 1 रेडियन लिख देंगे और पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ भी 180 के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 120 को, और इसके ऊपर डिग्री लाजमी लगानी है आपने। डिग्री मैंने नहीं लगाई तो डिग्री आपने लाजमी लगा देनी है। अब अगर इसकी कटिंग की जाए तो क्या होता है, 3 6 ज़ार 18 होता है और 3 4 ज़ार 12 होता है और 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है। अब यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई और 3। बाकी मैं बोर्ड को रेज कर लेती हूँ, आप ये राइट कर लें, वीडियो को रोक के आप इसे राइट कर लें, फिर मैं आगे लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर वाला था वो रेज कर दिया है सारा, और इसको आगे देखते हैं, इसको और इसको। ये तो सॉल्व हो गया ना, इसका ये आंसर आ गया। 120 को 1 ज़ार किया जाए तो 120 आ जाता है, मल्टीप्लाई 120 डिग्री आ जाएगा। और ये जो सा है इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, आपने कैलकुलेटर में क्या लिखना है, आपको मैंने बताया था कि पाई की वैल्यू है 3.14, तो हम लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 2 पाई की वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, सॉरी यूँ करेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 जो सी है वो पाई की वैल्यू है, और नीचे हम 3 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या कि आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा। आपने इसको दूसरे तरीके से ये वाला बटन प्रेस करना होता है, ये वाला, तो इसके बाद आपका आंसर इस तरीके से आता है। डेसिमल की फॉर्म में 2.09 आ गया है, और आगे बहुत सारी वैल्यूज़ है इसलिए हम लोग सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2.09, और इसको रेडियन यहाँ पे लिख लेना है क्योंकि हम रेडियन फाइंड कर रहे हैं। इसको हमने यूँ कर देना है क्योंकि ये हमारा आ चुका है। जो मेन आंसर होता है आप उसको यूँ इस तरीके से मार्कर से या किसी पेन से परमानेंट कर सकते हैं। तो अब आगे हमारा जैसा है, आगे रिमेनिंग पार्ट कराया गया है। अगर आप देखें तो ऊपर आपने सॉल्व किया हुआ कि रिमेनिंग पार्ट, अब 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक सिंगल पिज़्ज़ा, 1 सिंगल पिज़्ज़ा का 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा का, और फिर आगे हमने रिमेनिंग जो 2 पीस बच गए थे उनका फाइंड करना है। तो रिमेनिंग अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। हमारे पास टोटल जो सा एक सर्कल होता है ना, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। टोटल जो एक सर्कल होता है ना वो 360 डिग्री का होता है। तो जब टोटल एक सर्कल 360 डिग्री का होता है तो इसमें से हमने कितना निकाल देना है, 360 में से एक पीस अगर इसका निकाल दिया जाए तो 360 का हाफ मैंने आपको बताया था कि 120 होता है एक पीस का। तो 120 डिग्री को निकाल देना है इसके अंदर से। जब 120 डिग्री को निकाल देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 240 डिग्री। अब ये नीचे वाला मैं इरेज कर देती हूँ। तो वही फार्मूला अगेन हमने यूज़ करना है, लेकिन ये आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या था, 1 रेडियन का क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री रेडियन। तो अब इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास आंसर आया है इसे हम लिख लेते हैं इस तरफ 240 डिग्री। 240 को 1 रेडियन का किया जाए तो 240 ही आता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एज इट इज़ लिख देना है, और 240 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री के साथ दोबारा से रेडियन आ जाएगा। तो इसे आपने क्या करना है, इसकी आपने कटिंग करनी है। आपको कटिंग वाला फार्मूला मुश्किल लगता है, कटिंग करना आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे सबसे पहले आपने इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है, फिर जो इनका आंसर आ जाता है उसके बाद उसे डिवाइड कर देना होता है। अब मैं डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखें 240 मल्टीप्लाई कर देना है। पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो इसे कर लेते हैं, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में लाना है, तो डेसिमल की फॉर्म में लाने के लिए हम एस डी वाला बटन प्रेस करते हैं, तो वो प्रेस कर दिया तो डेसिमल की फॉर्म में आ गया। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इसको भी अब डेसिमल की फॉर्म में करने के लिए हमने एस डी का बटन प्रेस किया, 4.18 आ गया। आगे भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर लेना है। 8 की जगह यानी सेकंड वैल्यू की जगह राउंड ऑफ करके 9 लिख देना है। तो ये राउंड ऑफ का भी जो चक्कर है वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी कि राउंड ऑफ क्यों करते हैं, ठीक है। तो 4.19 लिख देते हैं। तो 240 इज इक्वल टू 4.19 रेडियन। तो देखें ये डिग्री भी साथ ज़रूर लगाना है, डिग्री जो है ना उससे आपने भूलना नहीं है डिग्री को लगाना। तो ये दोनों आंसर हैं वो हमारे आ चुके हैं। एक हमारे पास ये था और एक हमारे पास ये था। तो इसको सॉल्यूशन में आपने कैसे लिखना है, इसको भी आपने बस इस तरीके से परमानेंट मार्कर से आपने दोनों आंसर्स को इस तरीके से परमानेंट कर देना है, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि आपके ये 2 आंसर परमानेंट आ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज़ 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर एंड द एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट as 9.8 plus minus 0.1 meter per second square. Calculate the time period of the pendulum with uncertainty in it. तो मैं क्वेश्चन जो है वो बुक से पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। सबसे पहले हमें लेंथ दी गई है एक पेंडुलम की, और वो कितनी लेंथ है 1.5 लेंथ है, और दूसरी इसकी अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अनसर्टेनिटी कितनी है उसकी 0.01 है उसकी अनसर्टेनिटी, और जो ग्रेविटी है उसकी जो ग्रेविटी कितनी है 9.8, और ग्रेविटी के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है। तो हमने टाइम पीरियड भी फाइंड करना है और टाइम पीरियड की भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, और इन दोनों की भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है कि कैसे करते हैं। फिर डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ दी गई है पेंडुलम की, सबसे पहले हमें लेंथ दी गई है एक पेंडुलम की, और लेंथ हम एल से शो करते हैं, और ग्रेविटी जो सी है वो भी हमें दी गई है। तो ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बुक से देखें कि क्या लिखी हुई है वैल्यू, मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ। 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर मैं बाहर लिख रही हूँ, जिस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखें। और 9.8 प्लस माइनस 0.1 मैं आपको इजी मेथड करवाऊंगी मीटर पर सेकंड, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। और अनसर्टेनिटीज़ को मैं अलग नहीं कर रही, अनसर्टेनिटी को हम लोग डेल्टा से भी शो करते हैं। तो डेल्टा की जो होती है ना वो मेन चीज़ क्या होती है, अनसर्टेनिटी। तो चलिए इसकी फाइंड करते हैं। पहले हमने इसकी लेंथ को और ग्रेविटी को फाइंड करना है, उसके बाद हमने इसकी अनसर्टेनिटीज़ को देखना है। तो अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो एक ही चीज़ है हमें जो फाइंड करनी है, और वो है टाइम पीरियड। और सबसे पहले लिख लेते हैं टाइम पीरियड। फार्मूलाज को आप लोग अच्छे तरीके से याद किया करें। अगर आपको फार्मूलाज आ जाएंगे तो आप लोगों के लिए सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो टाइम पीरियड को हम टी से शो करते हैं, और बड़े टी से शो करते हैं। छोटा टी जो होता है वो सिर्फ टाइम के लिए होता है, और टाइम पीरियड के लिए जो है बड़ा टी यूज़ होता है। इधर हम इसका क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और इसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। अनसर्टेनिटीज़ को कैसे शो करते हैं कि टी, आप सीधा सीधा ये लिख रहे हैं टी प्लस ये टाइम हो गया, और ये टाइम की अनसर्टेनिटी होगी। तो ये अनसर्टेनिटी भी हमने फाइंड करनी है। अगर आप ये ना लिखना है तो अनसर्टेनिटी पूरा लिख दें, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए ये लिख दिया। तो फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे जो हम 10 क्लास में आज तक यूज़ करते आए हैं। इसको मैं राइट कर देती हूँ, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी। तो ये मेन फार्मूला है, तो इसी को हमने यूज़ करना है। और बहुत ही सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपकी समझने की देर होती है और आपको अच्छे तरीके से आ जाते हैं। चलिए अब इसे लिखते हैं। तो t इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 जो है वो हम लिख देते हैं, और पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। आप सोचे 22 डिवाइडेड बाई 7 आप पढ़ते आए हैं।
जब से आपने 9, 10 या 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि पाई की जो फॉर्मूला ये है, तो इसको अगर किया जाए कैलकुलेट तो 3.142 आता है। आगे भी बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन हम लोग यूज़ कितनी करते हैं, 1.14 यूज़ करते हैं। तो ये इधर लिख देते हैं, सॉरी 3.14 यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे 3.14 लिख देती हूँ। ये पाई की वैल्यू है। अंडर रूट डाल देते हैं, ये थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा आ जाए यहाँ पे। अंडर रूट एल की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। एल की देखिए क्या हमारे पास लेंथ दी गई थी 1.5, तो और जी की क्या दी गई थी हमारे पास 9.8। अनसर्टेनिटी नहीं फाइंड कर रहे तो आपने ये अनसर्टेनिटीज़ नहीं लेनी, हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ फाइंड कर रहे हैं और ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं, तो सिर्फ ये लेने हैं, इसकी इनकी अनसर्टेनिटीज़ नहीं लेनी। तो मैं लिख लेती हूँ 1.5 डिवाइडेड बाय 9.8। तो अब अपने कैलकुलेटेड में इनको सोल्व कर लेना है। कैलकुलेटेड में कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो सिंपल सोल्व करते हैं, पहले इनको सोल्व करते हैं फिर इनको सोल्व करते हैं, इन दोनों को, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। मैं सिंपल सा आपको सोल्व करना सिखाऊंगी ताकि आप आसानी से, पेपर में जो सा होता है ना आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। देखिए 2 मल्टीप्लाई कर देना है, आपने प्रेस करते जाना, जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना वहाँ वैसे वैसे आप देखें। 3.14, अब अंडर रूट जो है वो ये वाला अंडर रूट हम प्रेस कर देते हैं, और साथ में हम लोग डिवाइड का ऑप्शन जो है वो भी प्रेस कर देते हैं, ये वाला। और इसके ऊपर अब हमने क्या लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है 1.5 और जो नीचे है वो है हमारे पास 9.8। तो 9.8, अब ये देखिएगा आंसर कैसे आएगा। आंसर हमारे पास आ रहा है 2.45। आगे भी बहुत सारी वैल्यूज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2.44 की जो वैल्यू है ना उसे राउंड ऑफ कर देंगे, 4 की जगह 5 कर देंगे, 2.5। तो ये हमारे पास जो आंसर है ना बुक के साथ मैच भी हो जाएगा, और साथ में हम इसे राउंड ऑफ भी कर लेंगे। अगर 2.45 लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन 2.5 लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो टाइम आया है वो हमारे पास आया है 2.5 सेकेंड्स। तो इसको हमने क्या करना है कि कोई भी परमानेंट मार्कर लेके आप इस तरीके से अब एरर फाइंड करना है। टाइम पीरियड के अंदर जो एरर आया है ना वो फाइंड करना है, और साथ में जो ग्रेविटी के अंदर एरर है, एरर किसे कहते हैं, अनसर्टेनिटीज़ को। अब ये 2 अनसर्टेनिटीज़ है, इन्हें हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे अनसर्टेनिटीज़ को, सबसे पहले मैं इसे रेज कर लेती हूँ। तो देखिए जी अनसर्टेनिटीज़ को कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने परसेंटेज एरर लिखना होता है। जब भी हम अनसर्टेनिटीज़ को फाइंड करते हैं तो हमने परसेंटेज एरर लिखना होता है। परसेंटेज को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर इन लेंथ। सबसे पहले हमने परसेंटेज एरर इन लेंथ देखना है कि क्या है। अब हमने सबसे पहले जो टोटल जो एरर है ना हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, 0.01 है, तो वो एरर ऊपर लिख देंगे 0.01, और जो टोटल है 1.5 ये हम नीचे लिख देंगे 1.5। जैसे हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं वैसे ही हमने इसे फाइंड कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। अब इसकी मतलब हमने परसेंटेज फाइंड कर लेनी है। तो इसको हमने कैसे करना है, अब इसकी परसेंटेज आप फाइंड करें कैलकुलेटर की मदद से। इसका जो आंसर आया है ना हमारे पास वो आया है 0.06, और काफ़ी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हम जो पहला आंसर आया ना 0.66 वही लिख देंगे, 0.66 मीटर। देखिए ये इस तरीके से आया है, तो मैंने सिर्फ 0.66 लिखा है। तो आगे हम करते हैं, मैं ऊपर से रिमूव कर देती हूँ। अब हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है जी का। किसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, जी की। तो परसेंटेज एरर इन जी, इसको कैसे फाइंड करना है, जी की जो वैल्यू है उससे लिख लेना है। अनसर्टेनिटी की 2 वैल्यूज़ है ना, तो अनसर्टेनिटी की ये वाली वैल्यू है 0.1, तो ये लिख लेते हैं 0.1 ऊपर लिख लेंगे, और जो टोटल वैल्यू है अनसर्टेनिटी के साथ लिखी हुई है वो है 9.8। आप ऊपर देखिए क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको लिखाई हुई है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.02। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.02 मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और आगे हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है टाइम पीरियड का, क्योंकि टाइम पीरियड उन्होंने कहा था फाइंड करें, तो टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर फाइंड किया तो क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड टी। तो इसके लिए भी हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, टी वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं लिख लेती हूँ फार्मूला यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी।
तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और हमने यहाँ पे लिख लेना है 2 पाई एल और डिवाइड बाई जी। आपको पता है मैंने ये क्यों हटा दिए हैं इसके ऊपर अंडर रूट को हटा के जब एरर फाइंड करना होता है टाइम पीरियड के तो अंडर रूट को हटा दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू लिख दी जाती है। अंडर रूट की जो वैल्यू है वो है 1/2 है और इधर भी 1/2 लिख देंगे। तो अब हमने परसेंटेज एरर इन टी, अब 1/2 जो है ना उससे हमने पहले लिख लेना है। जैसे लोग की वैल्यू लेते हैं तो 1/2 पहले आ जाता है, इस तरीके से हम इसे अब सोल्व करते हैं। परसेंटेज एरर आप अपनी कापी से भी नोट किया करें जिस तरीके से आप समझते जाते हैं साथ साथ। अब 1/2 हम इधर लिख देंगे, ये वाला ऊपर वाला नीचे इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में एक लिख देते हैं परसेंटेज एरर इन एल और साथ में प्लस कर देना है 1/2 ये वाला और जी की बात करनी है परसेंटेज एरर इन जी। अब देखें ये 1/2 ये वाला भी आ गया और ये वाला नीचे आ गई। अब इसकी वैल्यू लिखनी है जो हमने इसकी हमने परसेंटेज निकाली थी ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी एल की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास पहले 1/2 लिख लेते हैं, वो हमारे पास आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास है 0.66 और प्लस कर देना है ये जो आई है 1/2 और परसेंटेज एरर जी का हमारे पास क्या आया है, ये आया था जी का, तो 1.02 इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई 1.02, तो ये हो गया। अब हमने लिखना है इनको जब हम मल्टीप्लाई और प्लस, सबसे पहले हमने ये लिखना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, फिर प्लस का ऑप्शन डाल के ये लिख देना और मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। आप एक दफ़ा में आंसर कैलकुलेट कर लिया करें तो टी हमारे पास आ जाएगा 0.84 सेकेंड्स, ये आ जाएगा और एंड पे आपने लिख देना है और ये हमारे पास 2.84 आ जाएगा। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे t = 0.8, हम इसे लिखेंगे 0.8, बस इतना सारा हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी हमें सारे इसी तरीके से जो भी मैंने आपको बॉक्सेस में करवाया आपने बॉक्सेस में लिखने हैं, पेपर्स के दौरान भी अपने बॉक्सेस में लिखने हैं, तो आपका परमानेंट आंसर होगा, आपका चेकर भी बहुत खुश होगा आपके। डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ L plus minus delta L is equal to 1.50 plus minus 0.02 meter and width with W plus minus delta W और फिर is equal to 0.20 plus minus 0.01 meter. Calculate the area A plus minus delta A। तो इन्होंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हमें शीट दी है और साथ में इन्होंने कहा है कि आपने एरिया इसका फाइंड करना है। तो एक रेक्टेंगल जो सा होता है ना, एक रेक्टेंगल, तो एक जो शीट होती है आप अपनी कापियों की शीट देखें तो वो रेक्टेंगल में होगी, स्क्वायर में कभी भी नहीं होगी जो शीट होती है आपके रजिस्टर्स की। तो उन्होंने कहा है कि उसका आपने ये एरिया फाइंड करना है और जो गिवन दिया हुआ है आपको चीज़ें भी काफ़ी सारी दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन डाटा, ऊपर आप डाटा भी लिखते हैं लेकिन गिवन जो है वो भी सही होता है। एल यहाँ पे मैं राइट करती जाऊँगी, आप भी देख रहे हैं, एल प्लस डेल्टा एल इज इक्वल टू जो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 1.50 प्लस माइनस 0.02 और मीटर बाहर लिख देंगे। फिर विड्थ की बात की जाए तो डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू और इज इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड है हमारे पास एरिया, मतलब हमें जो फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट और साथ में हमने देखें ये भी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी लाजमी लिखें क्योंकि अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसके अनसर्टेनिटी भी फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड में आपने लिखना है। और अब हमने क्या करना है, वैसे अगर देखा जाए तो एरिया क्या होता है आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी जगह पढ़ा है, मतलब एरिया आपको आम रूटीन में पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू और अब इस एल क्या है हमारे पास ये है और डब्ल्यू हमारे पास ये है। अब हम इसके अनसर्टेनिटीज़ नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी लेंथ और विड्थ फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.50 मल्टीप्लाई बाय 0.02
20, ये दोनों है ना जो लिखी हुई थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, तो एरिया हमारे पास आता है 0.3 मीटर स्क्वायर। जो आंसर आता है वही लिखा करें। ये हमारे पास आ गया। बुक में अक्सर जो आंसर होते हैं ना वो गलत भी होते हैं, तो आप खुद जो करते हैं ना वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं, और जो आप ज़्यादातर जगह पे देखें तो वही आंसर आपका मैच कर रहा होता है, और वो कोई अगर एरर आ जाए ना हल्का तो कुछ नहीं होता, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो 0.3 जो है वो आ गया मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं इसे रेज कर रही हूँ और ऊपर अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करते हैं अब हम लोग। तो अनसर्टेनिटीज़ भी हम फाइंड करेंगे अभी, पहले ये रिमूव कर लें। परसेंटेज एरर इन लेंथ, डेल्टा एल को थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, डेल्टा एल। ये मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ क्योंकि अभी आपको पता चल गया ना कि हम लोग इसका फाइंड कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें लिख देनी है। जो अनसर्टेनिटी है वो 0.02 है, और टोटल जो सी है वो है 1.50। टोटल भी लिख दी और अनसर्टेनिटी भी लिख दी। मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो अब इसकी परसेंटेज क्या निकलेगी हमारे पास, 1.33 निकलेगी। आगे अगर विड्थ की फाइंड की जाए अनसर्टेनिटी, तो देखते हैं परसेंटेज एरर इन। अब विड्थ के अंदर देखा जाए तो क्या होगा कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.01 जो थी हमारे पास अनसर्टेनिटी है, और टोटल जो है वो 0.20 है। और इसको अब हमने क्या करना है कि इसको भी फाइंड कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ। तो अगर 100 के साथ किया जाए तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 5। तो ये 5 हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अनसर्टेनिटी एरिया के फाइंड करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एरिया के बारे में है, तो एरिया का पूछा जा रहा है। तो अनसर्टेनिटी एरिया की कैसे फाइंड करनी है, आप लिखना है परसेंटेज, इस तरीके से भी लिखा जाता है, अनसर्टेनिटी इन एरिया, एरिया में। तो अब हमारे पास क्या है कि 1.33 जो सा था वो ऊपर इसका निकला था, और 5 जो सा इसका निकला था, इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर देना है। 1.33 प्लस 5, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.33। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 6.33 इसकी परसेंटेज आ जाएगी। नीचे मैंने आपके लिए एक लाइन राइट कर दी है, देखें इसकी अनसर्टेनिटी निकल गई एरिया की, लेकिन जो लिंक जैसे लाइक परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड विड्थ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। तो आपको ये लाइन समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको इस लाइन के बारे में बताऊंगी कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डेल्टा ए, और ए की बात की जाए तो हमारे पास क्या होगा, किसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। तो ये अब हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 6.33। ये तो हमने एरिया का निकाला हुआ है, ये सिर्फ एरिया का निकाला है, और डेल्टा ए अभी तक हमने नहीं निकाला। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि क्योंकि हमने ये फाइंड कर ली डेल्टा ए, लेकिन हमने विड्थ और लेंथ के मुतबादिल भी फाइंड करनी है, तो इसलिए हम लोग डेल्टा ए फिर से लिखेंगे, और 6.33 जो इसका आंसर आया था वो भी लिखेंगे साथ। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग ए को अब हम पुट कर देंगे। 0.3 आया था हमारे पास, 0.3 आया था ना, तो ए को अब हमने क्या करना है, डेल्टा ए को हमने डिवाइड कर देना है 0.3 के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना इसे 100 के साथ, ये हो जाएगा। और जो इसकी आई थी हमारे पास डेल्टा की 6.33, ये लाजमी लिखना है, और परसेंटेज। अब हमने क्या करना है कि इसकी जगह चेंज कर देनी है, 100 को इसके नीचे डिवाइड कर देना, क्योंकि हम इसको इधर ले आएंगे तो 100 को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसे करते हैं, डेल्टा ए, यहाँ डेल्टा ए लिखेंगे, और 6.33 एज इट इज़ है, और ये इधर चला जाएगा, 0.3 इधर आ जाएगा, और ये 100 नीचे आ जाएगा। अब इन सब को अगर किया जाए आप इसमें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.01 आएगा, लेकिन हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 0.02 आंसर आएगा, 0.02 मीटर पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा ना वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा,
फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो हमारे पास आएगा a प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू, इसका जो आया है a प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.3 मीटर का स्क्वायर प्लस माइनस 0.02 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो और जो पहले मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, आपके जो लास्ट पे आंसर दिए गए ना वो भी ठीक होते हैं, लेकिन कोई कोई जो होता है ना वो आपका लास्ट पे सही नहीं होता। तो आप प्लस माइनस इसके साथ लगा वो बिल्कुल ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले दफ़ा मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके लिए और न्यूमेरिकल लेके आऊँगी, और इसी आसान अंदाज में लेके आऊँगी आपके लिए। बहुत आसान तरीक़ों से करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ आ सके, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी तरफ से हर क्वेश्चन समझ आए। तो आप भी समझने की पूरी कोशिश किया करें। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।